हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर मींस जैव उर्वरक के बारे में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर या इसे हम हिंदी में जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं। बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। बायो मीन्स आप सभी को पता होगा, बायो का मतलब होता है कोई भी एनी लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स। और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, यानी कि ऐसा उर्वरक जिसको बनाने के लिए लिविंग बींग्स की सहायता लेनी पड़ती है या लिविंग बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, बायो फर्टिलाइजर आपके कई प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लें कि कल जो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया था वह आपका टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए किस प्रकार से कि इसमें भी यदि हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग जब आप अपनी एग्रीकल्चर एरियाज में करते हैं तो उससे भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना तो हमारे वायुमंडल में होता है और ना ही हमारे किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान होता है। और यही इसमें होता है, बायो फर्टिलाइजर के द्वारा ना ही जीव जंतु को नुकसान होता है और ना ही हमारे वातावरण वायुमंडल में कोई प्रदूषण होता है। ठीक है, बात आती है इसके बारे में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर का कार्य क्या होता है। तो बायो फर्टिलाइजर जो है हमारे पौधों को समुचित विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, मीन्स कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जब पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, इस समय हमारे देश में पोषक तत्वों की पूर्ति कराने के लिए अंधाधुंध तरीके से कृत्रिम बनाए गए उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बड़े बड़े कारखानों में रासायनिक रूप से बनाए जा रहे हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। और वह जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक और नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस चीज का पता लगाया और उन्होंने बताया कि यह जो है हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज की एक ऐसी तकनीक अपनाई जिससे जो है किसी भी प्रकार का हमें नुकसान नहीं होता है और हमारे पौधों को समुचित विकास के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद देखिए, रासायनिक उर्वरकों के अलावा शैवाल तथा जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा तथा पौधों को देती हैं और फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि यदि जो ये बायो फर्टिलाइजर में हम किसका प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि सहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु, इसमें आपके वायरस भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, एल्गी भी होती है। इनका प्रयोग करके या इनका हम कल्चर करके रासायनिक या फिर कह सकते हैं लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं में इनका हम कल्चर करते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। और उसके बाद जब हम अपने बीज को बोने के लिए जाते हैं तो उससे हम इस कल्चर से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। जब ट्रीटमेंट कर देते हैं तो जब हम उसमें ट्रीटमेंट करके हम अपने बीज में मिला देते हैं तो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। स्वतंत्र नाइट्रोजन लगभग 78 या कहीं कहीं 79% भी लिखा होता है, इतने परसेंट तक पाई जाती है आपकी जो है नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन इतने परसेंट पाई जाती है तो हम लोग डायरेक्ट, यानी हम लोगों से मतलब है एनी लिविंग बीइंग्स मींस पौधे या कोई भी जंतु डायरेक्टली इसका प्रयोग या पौधे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम इन राइजोबियम या फिर कह सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, जो कि यह बैक्टीरिया इस वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है। किसको, हमारे पौधों को प्रोवाइड कराता है। जब पौधों को देता है तो उन्हें जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है।
बस इसी क्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। मीन्स एक बैक्टीरिया के द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना ही हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इससे जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है हमारे पौधों को। और इसके अलावा जो है अभी तक जैव उर्वरकों के प्रयोग से अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, ना ही पौधों में और ना ही हमारे वातावरण में कोई पॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसका प्रयोग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे इसके बारे में, बायो फर्टिलाइजर। अब देखिए बात आती है बायो फर्टिलाइजर मीन्स कह सकते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक निम्न प्रकार के उपलब्ध हैं। जैव उर्वरक निम्न प्रकार के उपलब्ध हैं। अब देखिए जैव उर्वरक जो है वह आपके निम्न प्रकार के उपलब्ध हैं। इससे जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि क्या जैव उर्वरकों के द्वारा सिर्फ नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन होता है या फिर इसके अलावा हमारे फास्फोरस और पोटास का भी फिक्सेशन किया जाता है। तो जी हाँ, फास्फोरस और पोटास का भी फिक्सेशन किया जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का। तो देखिए वो सभी जीवाणु और सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी अलग अलग होते हैं। उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो सबसे ज्यादा आपका होता है, सबसे ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है राइजोबियम, जो कि मेनली है मुख्यतः राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, उसके बाद एजोस्पर्लम, एसिटोबैक्टर, फॉस्फेटिका कल्चर, पीएसबी का मतलब फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया या इसी को फास्फोरस सोल्यूबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीएसएम भी कह सकते हैं। इसके अलावा नंबर 7 ट्राइकोडर्मा आता है। ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद अगला आता है आपका एजोला फर्म, ठीक है। ये आपके जो जैव उर्वरक है ये आपके उपलब्ध है कहाँ, मार्केट में, ये आसानी से मिल जाते हैं। इनका कल्चर हम करते हैं लेबोरेटरी में या लैब में, प्रयोगशाला में इनका हम कल्चर करते हैं। इनकी कम मात्रा को हम ज्यादा मात्रा में बना देते हैं, ठीक है। अब इस ज्यादा मात्रा में बना करके ये हमारे अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, और मार्केट से हम ला करके किसी सीड को हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं। और जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो है अपने पौधों को नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी देते हैं, फास्फोरस के अलावा पोटास भी देते हैं। तो इसमें अलग अलग बैक्टीरिया है और अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो आपका राइजोबियम, अच्छा इसको हम अलग से क्लासिफाई करते हैं, इसको आप नोट कर लेना। इसको हम अलग से क्लासिफाई करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो है वह आपके राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, उसके अलावा एजोस्पर्लम और BGA। ये आपके बैक्टीरिया जो है ये आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब हम थोड़ी सी राइजोबियम की बात करें, जो कि मेनली हमारा प्रयोग में लाया जाता है। राइजोबियम जो है यह आपका एक सहजीवी जीवाणु है। कैसा? सहजीवी जीवाणु। अब सहजीवी जीवाणु क्या होता है? सहजीवी जीवाणु या सहजीवी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो कि किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में लाभ होता है।
इसे लाभ क्या होता है, इसे रहने के लिए जगह मिल जाती है किसे, जीवाणु को। और जिस पौधे के ऊपर ये रहते हैं, जिस पौधे के ऊपर ये रहते हैं वहां क्या करते हैं, उस पौधे की जड़ों में, यानी कि यह जो है आपके दलहनी कुल या दलहनी फैमिली के पौधों में पाए जाते हैं, और उन पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। नोड्यूल्स फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रंथियां बनाते हैं, उनकी जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं, गांठें बनाते हैं। अब ये गांठें बनाते हैं, इन गांठों में उनको रहने की जगह मिल जाती है, किनको, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को। और जब ये गांठें बनाते हैं तो वहां पर एक रेड कलर का पिगमेंट एक रिलीज करते हैं, रेड कलर का एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है यह किसमें पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में, लेग्यूमिनेसी पौधों के कुल की जड़ों में पाया जाता है। तो जब ये लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, इसीलिए इसे लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। लेग हीमोग्लोबिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दलहनी कुल के पौधों की जड़ों ग्रंथियों में पाया जाता है, इसलिए इसे लेग हीमोग्लोबिन या रेड पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह वर्णक जब रिलीज होता है तो इसी को जो है लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और अब बात हम कर रहे थे, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यह एक सहजीवी बैक्टीरिया है, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 हेक्टेयर खेत में या 1 हेक्टेयर फील्ड में लगभग 80,000 टन, लगभग 80,000 टन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 1 साल में होता है। लगभग 1 साल में 80,000 टन 80,000 टन नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है 1 हेक्टेयर खेत में। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट आता है और उसको कैसे अप्लाई करना होता है उसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, उसके बाद अभी इन सभी को क्लासिफाई करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। जब ये जो है आपके राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये आपके सभी फसलों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। हमने आपको बता दिया कि ये दलहनी कुल की फसलों में पाए जाते हैं, लेकिन दलहनी फसलों के अलावा जो है यह जो है आपके जैसे कि अलावा नहीं, दलहनी फसलों में ही है इसकी स्पीसीज अलग अलग होती है। इसकी स्पीसीज जो अलग अलग होती है, जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, जो कि यह जो है आपका मटर और चना में पाया जाता है, मटर और चना में पाया जाता है। राइजोबियम जपोनिकम आता है, एक राइजोबियम जपोनिकम आता है जो बैक्टीरिया होता है, वह आपका सोयाबीन में पाया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक बैक्टीरिया जो है यह आपका बरसीम में पाया जाता है। किसमें, बरसीम में पाया जाता है। राइजोबियम मिलीलोटाई नामक बैक्टीरिया यह आपका मिलीलोटस में पाया जाता है। और राइजोबियम फैसियोलाई यह जो है आपका फैसियोलस में पाया जाता है, फैसियोलस में। राइजोबियम ल्यूपिनी नामक बैक्टीरिया यह आपका ल्यूपिनी में पाया जाता है। किसमें, ल्यूपिनी में पाया जाता है। तो यह जो बैक्टीरिया है ये आपके सभी अलग अलग बैक्टीरिया हैं, और इनका जो है ये अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग फसलों में नोड्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं और उससे जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया मटर तथा चने में पाया जाता है। राइजोबियम जपोनिकम नामक बैक्टीरिया सोयाबीन में पाया जाता है, जबकि राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक बैक्टीरिया बरसीम में पाया जाता है। राइजोबियम मिलीलोटाई नामक बैक्टीरिया मिलीलोटस में पाया जाता है। राइजोबियम फैसियोलाई नामक बैक्टीरिया फैसियोलस में पाया जाता है। राइजोबियम ल्यूपिनी नामक बैक्टीरिया ल्यूपिनस में पाया जाता है, ल्यूपिनी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में। बात करते हैं एजोटोबैक्टर के बारे में। एजोटोबैक्टर के बारे में देखिए, एजोटोबैक्टर जो है यह एक असहजीवी जीवाणु है। कैसा, असहजीवी जीवाणु है, असहजीवी जीवाणु है, असहजीवी
जीवाणु है, ठीक है। यह भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यह भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एंजियोस्पर्म यह भी आपका असहजीवी जीवाणु है और यह भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। देखिए एजोटोबैक्टर जो है यह आपका अनाज तथा तिलहन में पाया जाता है। किसमें? अनाज तथा तिलहन में, अनाज तथा तिलहन में पाया जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म जो है यह आपका ज्वार तथा गन्ना में पाया जाता है, कहीं कहीं मक्का भी लिखा होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यह आपका धान में पाया जाता है। यह एक प्रकार का शैवाल होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का शैवाल होता है और यह जो है धान में पाया जाता है। इस शैवाल को यदि हम धान के भरे हुए खेत में डाल दें तो यह जो है लगभग 1 हेक्टेयर खेत में 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है प्रति हेक्टेयर। 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन? BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल या इसी को नील हरित शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया या नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अब बात आती है कि फास्फोरस, फास्फोरस को कौन कौन से जीवाणु स्थिरीकरण करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर आता है आपका फास्फोरस को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। देखिए फास्फोरस पी से स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। फास्फोरस से पी और पी से स्यूडोमोनास, फास्फोरस से पी और पी से पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। फास्फोरस, स्यूडोमोनास, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के बाद आता है आपका एस्परजिलस, 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 एस्परजिलस और उसके बाद आपका बैसिलस, बैसिलस। ये बैक्टीरिया जो है आपके फास्फोरस का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी पोटास का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, बात आती है पोटास। तो जो पोटास का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं वो है आपके, एक तो आता है आपका फ्रेंचूरिया, फ्रेंचूरिया, नंबर 2 बैसिलस, बैसिलस और नंबर 3 पर आता है आपका एसिटोबैक्टर। कौन? एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, फ्रेंचूरिया, बैसिलस, एसिटोबैक्टर। ये बात हो गई आपकी पोटास को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया। अब देखिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है आपका जो राइजोबियम कल्चर होता है उसको कैसे प्रयोग करते हैं और उसको प्रयोग करने की पूरी विधि के बारे में बताएंगे, उसको कैसे बनाया जाता है, पूरे तरीके से हम आपको राइजोबियम कल्चर के बारे में बताएंगे। हो सका तो हम एजोटोबैक्टर के बारे में भी पूरी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम आपको बता दें कि जो वेस्कुलर और वेस्कुलर माइक्रोराइजा के बारे में बात करते हैं, VAM जिसे कहा जाता है, VAM इसका पूरा नाम होता है वेस्कुलर, वेस्कुलर और वेस्कुलर, वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा। यह क्या है? यह एक माइकोराइजा है, ठीक है। यह एक माइकोराइजा मतलब कवक, ठीक है, कवक है। और कवक है, यह करता क्या है? यह फास्फोरस की अचलता को बढ़ाता है। फास्फोरस की अचलता मीन्स मोबिलिटी, मोबिलिटी, फास्फोरस की अचलता को बढ़ाता है। कौन? वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा जो बैक्टीरिया है या जो आपका कवक है, यह आपका फास्फोरस की अचलता को बढ़ाता है, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो ये थी आपकी बात आपके बायो फर्टिलाइजर की। तो कल वाला वीडियो में, पिछला वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बनाया था, यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और बायो फर्टिलाइजर के बारे में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं
यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।